गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संसद में क्या है बेटा? तो संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखना आपको, अनुच्छेद 79 की बात करेंगे। सबसे पहले हम संविधान के अनुच्छेद 79 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, लोकसभा को मिलाकर संसद बनती है। क्या बनती है बेटा? संसद बनती है। क्लियर है? तो संसद क्या बनती है? अनुच्छेद 79 के अनुसार बोल रहा है कि संसद क्या है। तो संसद में बेटा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर संसद बनती है ना। थोड़ा सा आप इस प्रकार समझेंगे संसद क्या है। तो संसद में देखो बेटा, संसद क्या है, सबसे पहले संसद समझो। तो संसद में क्या है ना, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद क्या है ये देखिए आप। संसद में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति और इसके बाद एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा होता है ना। एक होता है आपका लोकसभा, ध्यान रखना। क्या होता है? लोकसभा होता है ना। ये क्या है बेटा? ये सदन है। क्या है? सदन है। और ये भी एक सदन है। क्लियर है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर संसद बनती है। ये अनुच्छेद 79 बोलता है। क्या बोलता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर संसद बनेगी। क्या बनेगी? संसद बनेगी। ठीक है ना। और अनुच्छेद 80 में, किसमें? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई। क्या दी बेटा? राज्यसभा की संरचना दी है। ध्यान रखना, क्या दी है? संरचना की राज्यसभा क्या है ना। तो राज्यसभा के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 80 में। वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 81 में। तो 81 के अनुसार लोकसभा का गठन है ना, लोकसभा की संरचना दी गई है। लोकसभा की संरचना दी गई है कि लोकसभा में क्या क्या है ना, कैसे लोकसभा गठन किया जाए। तो मतलब कुल मिला के 79 में पूरे संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन बताया है, राज्यसभा गठन बताया है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। जब भी कभी, ध्यान रखना है, जब भी कभी कोई विधेयक संसद में होता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, किसी भी सदन में हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कोई विधेयक कहाँ पर है बेटा? लोकसभा में है। लोकसभा में कोई विधेयक पारित होने के बाद कहाँ जाता है? वो राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो वो जाता है कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है, हस्ताक्षर करता है, वो विधेयक अधिनियम में बदल जाता है, मतलब वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, ये संसद का पूरा काम है ना। संसद जो है ना आपके भारत के अंदर किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। ये संविधान ने अधिकार दिया है कि संसद जो है ना प्रभुत्व संपन्न है, मतलब उसके पास जो है ना कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। वो किसी के दबाव में कानून नहीं बनाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग जो भी कानून बनाएगी वो उसके लिए उसका अधिकार है ना। तो संसद में ये है। तो अनुच्छेद 79 में पूरी संसद के बारे में बताया गया है ना। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर संसद बनती है। राज्यसभा का गठन जो आपका है वो किसमें है बेटा? वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का 81 में है। जब भी कोई विधेयक बनता है तो दोनों सदन जो है ना पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, सहमति देता है और वो विधेयक अधिनियम या कानून में बदल जाता है। ये एक प्रोसेस है बेटा किसकी? संसद, है ना। तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी मिलाकर संसद बनती है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले संसद में राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में पढ़ने में क्या है बेटा? ये राज्यसभा है ना, राज्यसभा है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा।
ठीक है। तो राज्यसभा जो आपकी है बेटा, राज्यसभा स्थायी सदन है। सबसे पहले आपको क्या रखना है बेटा याद, ये स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है ना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए क्या है, ये स्थायी सदन है ना। क्लियर है, स्थायी सदन है। दूसरी बात हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये उच्च सदन है और ये स्थायी सदन है ना। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको ये भी बोलते हैं है ना, इसको राज्यों राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्य द्वारा ये चुनाव इसका होता है और राज्यों की परिषद भी इन्हें कहा जाता है ना, राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। तो राज्यसभा के बारे में इतना आपको जानना है कि ये स्थायी सदन है ना, ये उच्च सदन है और ये राज्यों की परिषद भी इन्हें कहा जाता है। भाई हम लोकसभा की बात करेंगे बेटा, तो ये निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन होता है, ये ध्यान रखना है आपके लिए। भाई हम बात करेंगे, ये क्या होता है बेटा, ये अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। ये भंग हो सकता है ना, ये भंग हो सकता है ना। तो ये भंग हो सकता है, या ये निम्न सदन है और ये भंग हो सकता है। लोकसभा भंग हो सकता है, इसीलिए वो अस्थायी सदस्य है, सदन है, और राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि वो कभी भंग नहीं होता है और ये उच्च सदन है ना। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा उच्च सदन क्यों कहा जाता है। मान लो ये एक बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर है। ये यहाँ पर क्या है, ये उच्च है। क्या है? उच्च है। ये है निम्न, मतलब नीचे वाला निम्न होगा और ऊपर वाला उच्च होगा। तो यहाँ पर जो बैठक लगती है वो राज्यसभा की लगती है। किसकी लगती है? राज्यसभा की लगती है। और यहाँ पर जो बैठक लगती है वो लोकसभा की लगती है। किसकी लगती है? लोकसभा की लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। यहाँ पर जो प्रत्याशी बैठेंगे, कौन बैठेंगे बेटा? राज्यसभा के बैठेंगे। यहाँ पर जो बैठेंगे वो कौन से बैठेंगे? निम्न सदन, मतलब लोकसभा के बैठेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका उच्च सदन हो गया और ये निम्न सदन हो गया, है ना। ये स्थायी है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। और ये क्या है बेटा? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है, ये भंग हो जाता है ना, भंग हो जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से आपको क्या हुआ यार, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ा सा अंतर मैंने बता दिया है। लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्यसभा। हम पहले क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राज्यसभा में जो है ना बेटा, अनुच्छेद 80 बताया मैंने आपको। अनुच्छेद 80 क्या बोलता है? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना कैसी होगी ना, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, है ना। अनुच्छेद 80 क्या बोलता है? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा गठन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले राज्यसभा गठन किया गया था बेटा, है ना। सबसे पहले जब भारत देश आजाद हुआ था, राज्यसभा गठन किया गया था, तो है ना, पहला जो गठन हुआ था राज्यसभा का हुआ था बेटा, गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा गठन किया गया था। और राज्यसभा की पहली जो बैठक हुई थी ना, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पूछता है, पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी बेटा 13 मई को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी और राज्यसभा गठन किया गया था 1952 में। ये कभी भंग नहीं होता है, तब से अभी तक चला आ रहा है, ये कभी भंग नहीं होगा, है ना। संविधान में लिखा हुआ है राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी, वो स्थायी सदन है। 3 अप्रैल 1952 में से गठन किया गया है, तब से अभी तक ये चलती चली आ रही है ना। पहली बैठक इसकी हुई थी 13 मई 1952। ठीक है ना। संविधान में ये भी बोला गया है कि राज्यसभा की जो है कुल सदस्य बेटे हैं, कुल सदस्य हो सकते हैं, है ना। कुल सदस्य हो सकते हैं कितने? 250 सदस्य हो सकते हैं, है ना। राज्यसभा में कुल सदस्य 250 हो सकते हैं, ऐसा मतलब बोला गया है। ठीक है ना। राज्यसभा में कुल सदस्य होंगे आपके 250, जिनमें से 238 जो है बेटा वो निर्वाचित होंगे, मतलब निर्वाचन द्वारा हो जाएगा उनका काम, है ना। और 12 सदस्य जो होते हैं बेटा वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा संविधान में बोला गया है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है,
है ना, हो सकती है ये बोला है, जिनमें से 238 तो क्या होंगे बेटा, निर्वाचित होंगे, और 12 जो होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार कि वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जिनको विशेष ज्ञान होता है, उन व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में डायरेक्टली मनोनीत किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के बारे में बताया है ना। और वर्तमान की बात करेंगे बेटा, वर्तमान में कितने सदस्य है ना, वर्तमान में कितने सदस्य ये आपको ध्यान रखना है ना, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सदस्य संख्या जो है आपकी, सदस्य संख्या है आपकी 245, ये आपको ध्यान रखना है ना। अभी वर्तमान में 245 सदस्य जो है आपके, वो क्या है, राज्यसभा में, जिनमें से बेटा, जिनमें से 233 क्या है, 233 जो है ना आपके निर्वाचित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 233 जो है वो निर्वाचित हैं, और 12 जो होते हैं बेटा, 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, मनोनीत किए जाते हैं, किए जाते हैं, है ना। और कैसे किए जाते हैं बेटा, जिनका संबंध किससे हो, कला से हो, विज्ञान से हो, कला विज्ञान, है ना, इसके बाद समाज सेवा, समाज सेवा, है, कला विज्ञान साहित्य आदि से, है ना, जिनको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हो, क्या हो बेटा, ख्याति प्राप्त हो, प्रसिद्ध व्यक्तियों, कला विज्ञान साहित्य, है ना, साहित्य भी लिख सकते हो आप, साहित्य भी होगा ना, कला विज्ञान साहित्य, है ना, कला विज्ञान साहित्य समाज साहित्य में ख्याति प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों में से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति जो है ना मनोनीत करता है 12 सदस्यों को राज्यसभा में। अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार जो है राष्ट्रपति कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा आदि में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को या ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। क्लियर है, ठीक है। बाकी जो वर्तमान में 233 सदस्य जो आपके हैं वो निर्वाचित हैं, ठीक है ना, वो तो क्या है बेटा, निर्वाचित हैं, जिनमें से आपके 225 तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं बेटा, कहां से किए जाते हैं, राज्यों से निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और है ना बाकी जो बचे हुए बेटा 8 जो है ना वो यूटी से निर्वाचित होते हैं, कहां से, यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से वर्तमान सदस्यता ये है, लेकिन 250 हो सकती है, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में 233 निर्वाचित हैं और 12 क्या है बेटा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल जो है ना वो 245 सदस्य जो है ना राज्यसभा में अभी वर्तमान में है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं अपन, ये समझ में आया कि नहीं है बेटा। राज्यसभा में, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में दी गई है, और पहली बार गठन किया गया था इसका 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। इनमें कुल सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 238 तो निर्वाचित होंगे, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्यता है राज्यसभा की, जिनमें से 233 जो है आपके वो किसके द्वारा है बेटा, राष्ट्रपति सॉरी निर्वाचित सदस्य हैं, और 12 सदस्य सॉरी 8 सदस्य जो है आपके वो यूटी से हैं, और 225 राज्यों से हैं। तो ये आपके निर्वाचित हो गए, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने में क्या है आपका, राज्यसभा, है ना, ध्यान रखना आपको, राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यसभा गठन भी हुआ है आपका, राज्यसभा भी है ना। तो राज्यसभा का जो बेटा प्रतिनिधि होते हैं, है ना, सदस्य होते हैं, सीटें होती है ना, तो राज्यसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा के ना सीटों के बारे में ध्यान रखना, राज्यसभा के, राज्यसभा की सीटों का प्रावधान, सीटों का प्रावधान या वर्णन ना, वर्णन जो है बेटा अनुसूची 4 में दिया गया है। इसमें दिया गया है अनुसूची 4 में दिया गया है सीटों का प्रावधान, है ना, सीटों का प्रावधान अनुसूची 4 में दिया गया, ध्यान रखना। संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा में प्रतिनिधियों का या प्रतिनिधित्व का या सीटों का आवंटन किया है, बंटवारा किया गया है, किस राज्य से कितनी सीटें होंगी ऐसा बताया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे कि अनुसूची 4 में सब बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में, किसमें बेटा, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं सबसे ज्यादा, सभी राज्यों से सबसे ज्यादा सीट किसकी है बेटा,
उत्तर प्रदेश की है ना। वहीं हम बात करेंगे वहीं महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे है बेटा, महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे है ना, महाराष्ट्र में है सेकंड नंबर पे 19 है ना। वही हम बात करेंगे तमिलनाडु की, किसकी, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में है आपकी 18 और बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है, ठीक है ना, 16 इसमें 16 इसमें। तो इस प्रकार से टॉप 5 को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये सारा वर्णन जो है ना सभी राज्यों की सीटों का, सभी राज्यों में किस किस राज्य में कितनी सीटें हैं, किस यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें हैं, इसका वर्णन अनुसूची 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में है 18, बिहार में है आपकी 16 और पश्चिम बंगाल में है 16। वहीं हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश की भी जान लो बेटा। मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा में और 11 ही बेटा आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। 11 ही कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है और 11 ही गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 11 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, इसीलिए बता दिया मैंने आपके लिए। तो ये सारा जो वर्णन है बेटा वो राज्यों की जो सीटों का प्रावधान है ना, किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, किस यूपी से कितनी सीटें होंगी, ये सब प्रावधान अनुसूची 4 में दिया गया है, ठीक है ना। वहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद की बेटा, तो अनुच्छेद 80 के 2 में दिया गया है ना। 80 के 2 में साफ साफ बोला गया है कि राज्यों से, किससे, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का आवंटन, इससे सीटों का प्रावधान बोल सकते हो आप, प्रावधान, सीटों का प्रावधान। अनुच्छेद 80 के 2 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटों का प्रावधान दिया है। इसमें दिया है बेटा राज्यसभा में सीटों का प्रावधान दिया है। वहीं अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 4 में दिया है ना। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार पश्चिम बंगाल में 16 है, मध्य प्रदेश में 11 है, आंध्र प्रदेश गुजरात में भी 11 है ना। वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 80 के 2 में दिया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीट होंगी। तो ये आपको मैंने बता दी राज्यों की। अब हम वही बात कर लेंगे बेटा किसकी, वही हम बात कर लेंगे यूटी की ना। यूटी की बात करेंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले रखना है यार बेटा जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से है बेटा 4 सीटें। फिर है आपकी दूसरे नंबर पे दिल्ली, इसकी है, दिल्ली की है 3 सीटें। और फिर आपकी है पुडुचेरी से बेटा 1 सीट है। कितनी है, 1 सीट है। तो ये यूटी से सीटें हैं, मतलब वर्तमान में 8 सीटें जो है आपकी वो यूटी से है ना। 4 जम्मू कश्मीर से, 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से, है ना। जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में या यूटी में विधानसभाएं हैं, क्या है, विधानसभाएं हैं, है ना, उसी में आपकी राज्यसभा की सीटें, क्लियर, उसी में राज्यसभा की सीटें हैं। जिनमें विधानसभाएं नहीं है, जिनका प्रशासक कोई उपराज्यपाल है या कोई आयुक्त है, वहां पर जो है आपकी ये सीटें नहीं है राज्यसभा की। जहां जहां पर विधानसभा की सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में है विधानसभा, दिल्ली में है, पुडुचेरी में, वहां पर राज्यसभा की सीटें भी है ना। वर्तमान में 8 सीटें कहां पर है बेटा, 8 सीटें आपकी कहां पर हैं, यूटी से हैं और 225 सीटें जो है बेटा राज्यों से हैं ना। ये प्रावधान 80 के 2 में दिया गया है और ये प्रावधान आपके अनुसूची 4 में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आपको। 79 में मैंने बता दिया, 79 में संसद के बारे में बताया गया। संसद में क्या क्या है, संसद में राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये तीनों मिलाकर संसद बनती है अनुच्छेद 79 के अनुसार। 80 में मैंने बता दिया आपके लिए, 80 में क्या है बेटा, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना बताई गई है अनुच्छेद 80 में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी राज्यसभा, ठीक है। और 80 के 2 में मैंने बता दिया आपको, 80 के 2 में क्या है बेटा, सभी, है ना, ये अनुच्छेद बता रहा हूँ मैं आपको ना, अनुच्छेद है ये, आर्टिकल है, आर्टिकल ये और आर्टिकल ये। तो 80 के 2 में बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का प्रावधान दिया है कि किस राज्य से कितनी सीटें होंगी और राज्यों से कितनी होंगी और यूटी से कितनी होंगी,
ठीक है ना। तो कुल सीटें तो मैंने बता दी आपको, कुल सीटें 245 है। इतनी है राज्यसभा में, 245 सीटें तो कुल है ना। जिनमें से अनुच्छेद जो आपका 80 का 2 बोलता है कि जो राज्य जो आपके हैं, राज्यों से 225 सीटें होंगी, 225 सीटें होंगी, और यूटी से जो आपकी हैं वो 8 सीटें होंगी ना। ये क्या है बेटा, राज्यों से हैं, ये राज्यों से हैं और ये यूटी से हैं। ये अनुच्छेद 80 के 2 ने निर्धारित किया है ना। और जो 225 सीटें जो होंगी ना बेटा, वो किस राज्य में सबसे ज्यादा कौन सी होंगी, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये राज्यों से है। यूटी से मैंने ये बता दिया आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार से किया गया है ना। चलिए अब हम बात करेंगे 245 जो सीटें हैं आपकी ना राज्यसभा में, जो है ना, ये राज्यसभा है, राज्यसभा में 245 सीटें कितनी है, 245 सीटें हैं। कितनी है बेटा, 245 सीटें हैं, 245 सीटें हैं, जिनमें से मैंने बता दिया आपके लिए 233 सीटें जो हैं वो निर्वाचित हैं। क्या है, निर्वाचित है, ये बता चुका हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। और बची जो 12 सीटें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको, है ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार, ठीक है ना। क्लियर है। जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो कला विज्ञान साहित्य में ख्याति प्राप्त रखते हैं, विशेष नॉलेज रखते हैं, उनमें से 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है बेटा वो मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए, है ना, अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार, ये 12। और ये आपकी बेटा है, ये आपकी क्या है, निर्वाचित हैं, जिनमें से आपकी 225 जो सीटें हैं वो बेटा राज्यों में है, राज्यों से है, और 8 सीटें जो है आपकी वो यूटी से हैं, केंद्र शासित प्रदेश से हैं। इस प्रकार से ये बंटवारा हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर अनुच्छेद अपन जो बेटा 80 का 4 देख लेते हैं, 80 का जो 4 है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 80 का 4 क्या बोलता है, अनुच्छेद 80 का 4 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 80 का 4 जो बोलता है बेटा कि राज्यसभा की जो चुनाव होता है ना, राज्यसभा का चुनाव प्रक्रिया, क्या राज्यसभा की का चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, है ना। तो बेटा इसकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो इसी विधि के द्वारा होता है, इसी पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होता है, और ऐसे ही राज्यसभा का चुनाव भी इसी के आधार पर होता है, ठीक है ना। बेटा ये क्या पद्धति होती है, इसमें जो प्रत्याशी होते हैं उनको, है ना, वरीयता के आधार पर, वरीयता के आधार पर उनको वोट दिया जाता है। जैसे कि ए, बी, सी और डी, 4 लोग यदि वोटिंग पे खड़े हुए हैं, तो जो भी आपके जो वोट देने आएंगे, है ना, उनको मतलब किसी को 1 नंबर दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 3, किसी को 4, इसको 4, इसको 2, इसको 3, इसको 1, है ना। ऐसे वरीयता में वोट दिया जाता है, मतलब सभी को वोट दिया जाता है ना। अब प्रेफरेंस रखना है आपको कि फर्स्ट नंबर पे कौन व्यक्ति जीतना चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन, थर्ड नंबर पे कौन, फोर्थ नंबर पर प्रेफरेंस चलेगा, उसमें वोट सबको दिया जाता है। ये पद्धति कहलाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ये चुनाव होता है राज्यसभा, है ना, ठीक है। अब इसका चुनाव बेटा जो एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है, इसके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार। क्लियर है। चलिए, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा अनुच्छेद 83, इसकी बेटा अनुच्छेद 83 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 83 में क्या है ना, अनुच्छेद 83 में आपका है, अनुच्छेद 83 में है कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल किसका, राज्यसभा का कार्यकाल, है ना, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है ना। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा 83 के अनुसार वो है आपका 6 वर्ष, है ना। प्रति व्यक्ति का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा, मतलब एक व्यक्ति जब राज्यसभा में निर्वाचित हो गया तो उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है अनुच्छेद 83 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 83 को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आज बात करेंगे इसका जो एक व्यक्ति का तो चुनाव जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना, लेकिन हर 2 साल में, ध्यान रखना, हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य जो होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त
हो जाते हैं, मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और फिर जितने जो सेवानिवृत्त होते हैं ना बेटा, जितने रिटायर्ड होते हैं ना, उतने ही 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है ना, सदस्यों का चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 83 के अनुसार जो है बेटा, हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है ना सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाएंगे आपके, और 1/3 लोगों का फिर डबल से चुनाव होगा, फिर डबल से बैठे, है ना। यदि मान लो कोई व्यक्ति का जो बेटा है 6 वर्षों का कार्यकाल था एक सदस्य, है ना, यदि वो है ना कोई व्यक्ति मान लो ए है ना, ए जो है ना आपका उसका 6 वर्षों का कार्यकाल होगा, है ना, लेकिन वो 3 वर्ष बाद उसने त्यागपत्र दे दिया, 3 वर्ष में क्या उसने त्यागपत्र दे दिया, या बोल सकते हैं आप क्या हो दे दिया उसने, उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो सकती है ना इंसान की, मृत्यु हो गई, है ना, लेकिन उसका कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष का कार्यकाल था। ऐसी स्थिति में जो है ना बेटा उपचुनाव किया जाएगा, तो किया जाएगा उपचुनाव किया जाएगा, और उपचुनाव में फिर जो है ना बेटा, जिसे मान लो बी व्यक्ति जो आया है उपचुनाव में जीत कर, तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होगा, है ना, शेष वर्ष का होगा, तो शेष बचा हुआ था उस वर्ष का होगा, मतलब उसने 3 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, फिर उसकी मृत्यु हुई है, उसे त्यागपत्र दे दिया, तो बाकी जो 3 साल बचे हैं उन 3 साल के लिए वो व्यक्ति जो उपचुनाव करवाया गया वो 3 साल तक ही अपने पद पर रहेगा, फिर वो आपसे आप क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 83 बेटा जो आपका है वो आपका लोकसभा के कार्यकाल का भी बताता है और राज्यसभा का। अनुच्छेद 83 के एक में देता है बेटा राज्यसभा का, अनुच्छेद 83 के 2 में देता है लोकसभा का कार्यकाल, ना, लेकिन हम पढ़ेंगे बाद में लोकसभा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 83 को मान के चलो आप, अनुच्छेद 83 में राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया, ध्यान रखना। अनुच्छेद 83 में जो है आपका कार्यकाल बताया गया है राज्यसभा का, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है कुल कार्यकाल, है ना, लेकिन 6 वर्ष के पहले किसी भी सदस्य ने अपना त्यागपत्र दे दिया या उस सदस्य की मृत्यु हो गई, तो जो मृत्यु हुए व्यक्ति के जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति लाने के लिए उपचुनाव करवाया जाता है, और उपचुनाव करवाने के बाद जो व्यक्ति आता है नया, है ना, किसके स्थान पर, जिसकी मृत्यु हुई है उसने दे दी त्यागपत्र दे दिया, उस स्थान पर शेष कार्यकाल के लिए ही वो व्यक्ति रहेगा, बाकी 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं होगा, 6 वर्ष कार्यकाल उसका नहीं होगा, तो शेष बचा हुआ कार्यकाल था, है ना, उसके लिए ही दूसरा व्यक्ति चुनाव होके आएगा, और जैसे ही उसका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाएगा वो चला जाएगा, है ना। बात को समझना बेटा, शेष कार्यकाल के लिए ही वो आएगा उपचुनाव वाला व्यक्ति, है ना, 6 वर्ष तक ही एक व्यक्ति कार्यकाल होता है ना, क्लियर है। एक बार और समझ लो, एक व्यक्ति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष से पहले यदि वो कुछ समय तक अपने पद पर रहा, 3 साल 4 साल, है ना, और इतने बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको त्यागपत्र दे देता है, तो उसकी जगह पर एक व्यक्ति को लाने के लिए उपचुनाव करवाया जाता है, और उपचुनाव के बाद जो जीता हुआ व्यक्ति उसके स्थान पे जब आता है ना, तो वो शेष अवधि के लिए या शेष समय के लिए ही वो उस पद पर रहे, ठीक है ना। लेकिन हर 2 साल में क्या होता है बेटा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इनकी जगह पर फिर डबल से चुनाव किए जाते हैं, कितने लोगों के लिए, 1/3 सदस्यों के डबल से चुनाव होंगे और वो पद पर फिर आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही है ना। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, राज्यसभा को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्लास आपको समझ में आई बेटा, है ना, ये यूट्यूब पर भी अपलोड रहेगी, आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जय श्री राम।